चलिए बच्चों, आवाज़ आ रही मेरी? तो नीट की अपनी प्रिपरेशन में हम लोग वीवीआई टॉपिक्स देख रहे थे, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और अगला जो हमारा टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा एक मेजर टॉपिक है, ठीक है। और इसे हम कॉकरोच के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में दो स्पेसिमेन हैं, एक स्पेसिमेन कॉकरोच और दूसरा स्पेसिमेन फ्रॉग। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग कॉकरोच देखेंगे और इसके बाद जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम लोग फ्रॉग को देखेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट था या जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, ठीक है। तो एकदम समझते हैं बहुत बेसिक से फ्रॉग को। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे कॉकरोच को तो सबसे पहले जो है ना, फ्रॉग इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कॉकरोच को जो है हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी जो है जनरल इंफॉर्मेशन से, ठीक है। जनरल इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, अगर हम कॉकरोच की बात करें तो अगर मॉर्फोलॉजी देखें तो भाई ये हमें ऐसा कुछ दिखाई देता है, जहां पर हम इसको डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ हमें ये कॉकरोच दिखाई देता है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी की बात कर लें तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल फीचर हम स्टडी करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से देखने पर कैसा दिखता है, बाहर से उसका अपीयरेंस कैसा है, इसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो स्टडी ऑफ आउटर अपीयरेंस या स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पर हम मॉर्फोलॉजी भी देखेंगे कॉकरोच की, और साथ ही इसकी एनाटॉमी भी देखेंगे। एनाटॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो देखने में कैसे हैं। तो जैसे हम बोलते हैं कि किडनी जो है बीन शेप है, तो बीन शेप कैसे पता चलता है, जब हम किडनी का आउटर स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम बोलते हैं, तो वो हो जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर की मॉर्फोलॉजी को हम स्टडी करते हैं तो उसे कहा जाता है एनाटॉमी। तो कॉकरोच में हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी मॉर्फोलॉजिकल फीचर को भी देखेंगे, और साथ में एनाटॉमिकल कैरेक्टर यानी वो अंदर क्या उसका ऑर्गन्स देखने में कैसे दिखते हैं। तो शुरुआत करते हैं कॉकरोच की, और सबसे पहले हम जिस कॉकरोच को पढ़ने वाले हैं इसका कॉमन नेम है पेरिप्लानाटा अमेरिकाना, ठीक है। पेरिप्लानाटा अमेरिकाना, जिसमें पेरिप्लानाटा इसके जीनस का नाम है और अमेरिकाना इसके स्पीशीज का नाम है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, दे आर नॉक्टर्नल। ये कैसे होते हैं बच्चों, दे आर नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मतलब, ठीक है, नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात को ये एक्टिव ज्यादा होते हैं। दोज हु आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम, ऐसे एनिमल जो रात को ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो जनरली क्या होते हैं, जो प्रेडेटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, ठीक है, उनकी फितरत होती है कि वो रात को ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो ये नॉक्टर्नल है, ठीक है। मोर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम, मोर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम, ठीक है। वैसे ये दिन में भी एक्टिव होते हैं, लेकिन मोर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम। नॉक्टर्नल ओमनीवोरस होते हैं, यानी ये कार्निवोर भी होते हैं और हर्बीवोर भी होते हैं, दोनों मिलाकर ओमनीवोरस होते हैं। एंड लिव इन डैम्प प्लेसेस। डैम्प का मतलब जहां पर मॉइस्चर ज्यादा हो, ठीक है, मॉइस्चर क्या हो, हाई हो। डैम्प प्लेसेस जैसे कि जो गटर हो गए, ड्रेनेज जो सिस्टम हो गया, सीवर लाइन हो गया, ठीक है, या जो सीवर लाइन के जो ढक्कन होते हैं, मैन होल होते हैं, उनका जो लोअर साइड हो गया, तो वहां पर मॉइस्चर कंटेंट हाई होता है, तो डैम प्लेसेस पर ये पाए जाते हैं कॉमनली। कलर की बात करें अगर हम, तो कलर इनका जो है वो ब्राउन और ब्लैक मिलता है, ठीक है। कलर की बात करें तो कलर ब्राउन और ब्लैक जो कॉमनली पाए जाते हैं इंडिया में, ब्राउन और ब्लैक, ठीक है, याद रखना है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ हमें कलर मिलते हैं जो हमें याद रखना है, भूलना नहीं है। हमारे आसपास तो जनरली ब्राउन या ब्लैक कलर के दिखते हैं, तो कलर में मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्राउन और ब्लैक, लेकिन इसके अलावा ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर्ड कॉकरोचेज आर ऑल्सो सीन इन ट्रॉपिकल रीजन।
तो अर्थ के ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन किसे कहते हैं भाई? अर्थ का जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न और जो है कैंसर के बीच का जो पार्ट है इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन में अर्थ के ये पाए जाते हैं रेड एंड ग्रीन कलर के कॉकरोचेस, अलोंग विद ब्राइट येलो भी पाए जाते हैं। तो कौन कौन से कलर हो गए? ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, ब्राइट येलो हो गया, रेड हो गया एंड ग्रीन कॉकरोचेस पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, साइज इनका इंपॉर्टेंट है। साइज की बात करें तो 1/4 इंच टू 3 इंचेस। 1/4 इंच यानी 1/4 इंच। ठीक है, और कुछ मत समझ लेना। तो 1/4 इंच टू 3 इंचेस। 1/4 इंच यानी 1/4 इंच, यानी इसका सेंटीमीटर में भी डायमेंशन दिया हुआ है। 0.6 सेंटीमीटर से 7.6 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, साइज होती है। ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन दिया है सभी के बारे में। ठीक है, सभी के बारे में मतलब जो ब्राउन, ब्लैक, ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन होते हैं उन सब के बारे में ये जनरल इंफॉर्मेशन दी है। 0.6 से लेकर 7.6 सेंटीमीटर तक ये पाए जाते हैं। देखने में कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, यहाँ इनका डायग्राम बना हुआ है, एक बड़ा ही फेमस इनका फिगर है। समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम को। तो यहाँ पर हमें क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं? हमें हेड दिख रहा है। बेसिकली इनके जो बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक है, यहाँ ऊपर हमें ये जो स्फेरिकल थोड़ा सा ऐसा पार्ट दिख रहा है, ये कौन सा पार्ट है? हेड। ठीक है, अब हेड में क्या प्रेजेंट है? एंटीना प्रेजेंट है, जिसे हम फिलीफॉर्म एंटीना कह रहे हैं। कंपाउंड आइज प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आता है थोरैक्स। तो थोरैक्स जो है ये एक स्ट्रक्चर नहीं है। थोरैक्स जो है 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कौन कौन से? प्रोनोटम, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर। प्रोनोटम को प्रोथोरैक्स भी कहा जाता है। ये 3 पार्ट हैं, तीनों मिलकर बनाते हैं थोरैक्स। तो हम बोल सकते हैं कि थोरैक्स के 3 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, 3 सेगमेंट में कौन कौन से? पहला सेगमेंट प्रोथोरैक्स या प्रोनोटम बोलते हैं। दूसरा मीजोथोरैक्स या मीजोनोटम कहते हैं। तीसरा मेटाथोरैक्स या मेटानोटम कहते हैं। अब इन तीनों अगर सेगमेंट को आप देखिए तो जो प्रोथोरैक्स है यानी प्रोनोटम है उसका साइज बड़ा है, जो मीजोथोरैक्स है उसका साइज छोटा है और मेटाथोरैक्स का भी साइज छोटा है। तो तीनों सेगमेंट में जो पहला सेगमेंट होता है उसका साइज बड़ा होता है, याद रखना है। प्रोथोरैक्स या प्रोनोटम का साइज बड़ा होता है। फिर हम बात करेंगे इनके विंग्स की। तो विंग्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। बात है कि यहाँ पर 2 विंग्स बने हुए हैं। ठीक है, और दोनों ही राइट साइड बने हुए हैं। अब बात यह है कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि 2 ही विंग्स होते हैं, 2 विंग्स यहाँ लेफ्ट साइड भी होते हैं। तो जिसमें ये विंग ने क्या किया है, इसको कवर किया हुआ है। तो 2 विंग्स लेफ्ट साइड और 2 विंग्स राइट साइड। तो आगे वाले जो विंग्स होते हैं एंटीरियर विंग्स, जिन्हें बोलते हैं टेगमिना, और जो पोस्टीरियर विंग्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हाइंड विंग्स। याद रखना है, 4 विंग्स आर नोन एज टेगमिना एंड हाइंड विंग्स आर नोन एज, हाइंड विंग्स का हाइंड विंग नाम है। ठीक है, वैसे हाइंड विंग्स को हाल्टर्स कहा जाता है, हमने पढ़ा हुआ है, और नहीं पढ़ा है तो लिख लीजिए, हाइंड विंग्स आर नोन एज हाल्टर्स। ठीक है, और हाल्टर्स कहते हैं हाइंड विंग को। फिर हम बात करते हैं इनके बॉडी के। पहला हो गया हेड, दूसरा पार्ट हो गया थोरैक्स, जिसके हमें 3 पार्ट दिखते हैं। फिर आता है एब्डोमेन। एब्डोमेन में कई सेगमेंट पाए जाते हैं। यहाँ हमें स्ट्रक्चर में जो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सेगमेंट हमें दिख रहे हैं। तो कि 10 सेगमेंट इनके एब्डोमेन में पाए जाते हैं। बाकी हम डिटेल जो इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो वहां पर भी देखेंगे। फिर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें लेग्स भी दिख रहे हैं। तो लेग्स हमें 3 लेग्स लेफ्ट साइड दिख रहे हैं और 3 हमें राइट साइड मिलेंगे। तो 3 पेयर ऑफ लेग्स, यानी ये मिलते हैं किसमें? ये मिलते हैं हेक्सापोडा में। ठीक है, हेक्सापोडा यानी जिसमें 6 लेग्स पाए जाएं, 3 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाएं, हेक्सापोडा। और हेक्सापोडा जो ग्रुप है उसी को हम इंसेक्टा भी बोलते हैं। ठीक है, तो हेक्सापोडा कह लो या इंसेक्टा बोल लो, हेक्सापोडा या इंसेक्टा। और ये नाम क्यों पड़ा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 6 लेग्स। ठीक है, और लेग्स कैसे होते हैं? जॉइंटेड लेग्स। आर्थ्रोपोडा में होने का
जो डिफाइनिंग फीचर है वो यही है कि जॉइंटेड अपेंडेजेस होने चाहिए। जॉइंटेड अपेंडेजेस में एंटेना भी हो सकता है, लेग्स भी हो सकते हैं, दूसरे स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, क्लॉज भी हो सकते हैं, तो जॉइंटेड होने चाहिए, उन्हें कहते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस, और ये फीचर है आर्थ्रोपोडा का। फिर हम देखेंगे यहाँ पर एब्डोमेन में हमें एक और सेगमेंटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसका नाम है एनल सर्काई। ठीक है, इसमें भी अगर आप डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें सेगमेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में भी हमें क्या दिख रहे हैं, सेगमेंट्स दिख रहे हैं। तो ये भी कैसा स्ट्रक्चर होता है, सेगमेंटेड, नाम है एनल सर्काई। तो ये हमें कॉकरोच का एक बेसिक इंफॉर्मेशन अभी हम दे रहे हैं, बाकी और डिटेल हम एक एक करके देखेंगे। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन। सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें यानी टेक्सोनॉमिकल पोजीशन इनकी क्या है, क्लासिफिकेशन में क्या पोजीशन है, तो फाइलम इनका आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रस मतलब जॉइंटेड, पोडा मतलब अपेंडेजेस। लोग इसको जॉइंटेड लेग्स बोलते हैं, लेकिन ज्यादा जो सही जो इनका डिफाइनिंग फीचर है वो है जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है। क्लास इंसेक्टा, इंसेक्टा या जिसे हम हेक्सापोडा भी कहते हैं। जीनस पेरिप्लानाटा, स्पीशीज अमेरिकाना। हम जनरल पेरिप्लानाटा अमेरिकाना की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। अब ये जो मॉर्फोलॉजी है, ये जो इंडिया में पाया जाता है, हम उस कॉकरोच की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनके साइज क्या होते हैं, तो दो एडल्ट जो कॉकरोच है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच में जो पहला पॉइंट आता है एडल्ट कॉकरोच। एडल्ट यानी जो फुल्ली डेवलप्ड है, फुल्ली डेवलप्ड है, वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकता है, अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, उसी को हम कह रहे हैं क्या, एडल्ट। ठीक है, तो एडल्ट्स आर अबाउट 34 टू 55 मिलीमीटर लॉन्ग, ये हमें याद रखना है। ठीक है, 34 से 55 मिलीमीटर लॉन्ग हमें जो लेंथ मिलती है वो एडल्ट कॉकरोच की मिलती है, इंपॉर्टेंट याद करना है। दूसरी बात बोला जा रहा है कि बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड ब्राउन काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इनकी बॉडी जो है एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। ठीक है, इनकी बॉडी किससे कवर होती है, एक्सोस्केलेटन से कवर होती है। और ये एक्सोस्केलेटन जो है नॉन लिविंग होता है। कैसा होता है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, और काइटिनस क्यूटिकल का बना होता है। ठीक है, काइटिनस क्यूटिकल यानी काइटिनस एक्सोस्केलेटन हम कहते हैं। अब नॉन लिविंग है तो ये साइज में ग्रो नहीं करेगा और इन्हें बार बार अपने एक्सोस्केलेटन को शेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है, आगे काम आएगी। अब बोला गया कि सेगमेंटेड बॉडी है इनकी भी, और बॉडी सेगमेंटेड है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हमने बोला हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। अब कुछ किसी सेगमेंट के बारे में एक बात बोली जा रही है, और ये बात ध्यान से सुनना, इसको मैं डायग्राम से भी बताने की कोशिश करूंगा। बोला क्या जा रहा है कि इन ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट में एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन्ड प्लेट्स नोन एज स्क्लेराइड्स। हर एक सेगमेंट जो बना होता है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन की हार्ड प्लेट्स से बना होता है, और उन हार्ड प्लेट्स को बोलते हैं स्क्लेराइड्स। ठीक है, अब यहां कुछ नाम लिखे हैं, डॉर्सल टर्गाइट एंड वेंट्रल स्टर्नाइट। तो डॉर्सल प्लेट यानी जो ऊपर की तरफ होती है, पीछे की तरफ या ऊपर की तरफ जो डॉर्सल प्लेट होती है उसे बोलते हैं टर्गाइट, और जो वेंट्रल प्लेट होती है सामने की तरफ या नीचे की तरफ उसे बोलते हैं स्टर्नाइट। ठीक है, हमारा डॉर्सल वेंट्रल लगा, हमारा डॉर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब सामने। इनकी बॉडी अर्थ सरफेस के पैरेलल होती है, तो इनका डॉर्सल हो गया ऊपर और वेंट्रल हो गया अर्थ सरफेस की तरफ। ठीक है, याद रखना। They are joined to each other by thin and flexible articular membrane known as arthroidal membrane। अब इस डायग्राम को मैं बनाने की कोशिश करूंगा और इस डायग्राम को आपको समझना है। ठीक है, डायग्राम को मैं बनाऊंगा कि भाई इनका कोई भी सेगमेंट ले लो। ठीक है, कोई भी सेगमेंट आप ले लीजिए। अब कोई भी सेगमेंट हम ले लें, तो ये मान लो इनका हम एक सेगमेंट बना लेते हैं। ठीक है, ये इनकी डॉर्सल प्लेट है ऊपर वाली। अब ये इनकी बॉडी की वेंट्रल प्लेट है नीचे वाली। ठीक है, नीचे यानी अर्थ सरफेस की तरफ जो होगी, और 2 प्लेट इनके लेटरल साइड में भी पाई जाती है।
कहाँ पाई जाती है? लेटरल साइड। तो किसी भी सेगमेंट पे अगर हम इनको ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो ऊपर वाली जो है डॉर्सल प्लेट, ठीक है, ऊपर वाली क्या है? डॉर्सल प्लेट, नीचे वाली जो है वेंट्रल प्लेट, और साइड वाली जो है ये लेटरल प्लेट भी होती है। हालांकि लेटरल प्लेट का नाम एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि दो का नाम नहीं दिया हुआ है। तो हर एक सेगमेंट में टोटल कितनी प्लेट्स मिलेंगी? 4। अब ये 4 प्लेट कौन सी हैं? तो नाम लिखेंगे हम लोग डॉर्सल टर्गाइट, ठीक है, ये स्क्लेराइट है। नीचे की तरफ हमें मिलेगी वेंट्रल स्टर्नाइट, और लेटरल साइड में जो हमें मिलेगी 2 प्लेट लेटरल, इसका नाम है प्लूराइट। तो टोटल कितनी स्क्लेराइट्स हो गई? 4। ऊपर टर्गाइट, नीचे स्टर्नाइट, और लेटरल साइड में प्लूराइट। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो प्लेट्स हैं ये किनारे से अंदर की तरफ फोल्डेड होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये ऊपर वाली जो प्लेट है ये अंदर की तरफ इधर से फोल्ड है, इधर से फोल्ड है। साइड वाली जो है इधर भी फोल्ड है, इधर भी फोल्ड है, इधर से भी ये फोल्डेड है, अंदर की तरफ ये जो प्लेट्स हैं वो मुड़ी हुई है, और अंदर की तरफ ये प्लेट्स आपस में अटैच होती हैं, ठीक है। ये प्लेट्स आपस में क्या होती हैं? अटैच होती हैं फ्रॉम द इनर साइड, और जो स्ट्रक्चर इन्हें अटैच करता है उसे हम बोलते हैं आर्थ्रॉइडल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? आर्थ्रॉइडल मेम्ब्रेन, ठीक है। आई थिंक 2018 या 19 में आया हुआ क्वेश्चन है आर्थ्रॉइडल मेम्ब्रेन, याद रखना। तो प्लेट्स ये अंदर की तरफ मुड़ी होती हैं और आपस में अटैच होती हैं बाय आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, और जिसे हम कहते हैं आर्थ्रॉइडल मेम्ब्रेन, ठीक है, याद रहेगा। फिर हमने बोला बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। बॉडी इनके 3 रीजन में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो ये हमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर दिखता है किसका? कॉकरोच का। लेंथ हो गई, बॉडी में एक्सोस्केलेटन इनका काइटिनस क्यूटिकल का बना है, नॉन लिविंग है, और उसमें प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं काइटिन की, जिन्हें स्क्लेराइड्स कहा जाता है। 3 तरह की होती हैं, डॉर्सल प्लेट टर्गाइट, वेंट्रल प्लेट स्टर्नाइट, और जो लेटरल प्लेट हैं उन्हें कहते हैं प्लूराइट। और ये प्लेट्स जो हैं अपने कॉर्नर से अंदर की तरफ मुड़ी होती हैं, दे आर इनवर्ड फोल्डेड फ्रॉम देयर एंड पार्ट, and from internally they are attached to each other by arthroidal membrane. इंटरनली ये आपस में किससे अटैच होती हैं? आर्थ्रॉइडल मेम्ब्रेन से। याद रहेगा अपने को, बहुत जरूरी है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले बात करते हैं हेड की। तो जैसा कि हमें मालूम है कि इनकी बॉडी होती है सेगमेंटेड, और एम्ब्रियो स्टेज में भी हेड में भी सेगमेंट्स पाए जाते हैं। तो पहले बात करते हैं, हेड इनका ट्रायंगुलर होता है। हेड कैसा है? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मतलब ऐसा, ठीक है। हेड कैसा है? ट्रायंगुलर। फॉर्म बाय 6 फ्यूज सेगमेंट्स। तो ये 6 सेगमेंट्स होते हैं एम्ब्रियो स्टेज में, और ये 6 सेगमेंट फ्यूज करके इनका हेड बनाते हैं, ठीक है। अब एक बात और, अब समझते हैं इनके डायग्राम को। अगर हम कॉकरोच को साइड से देखें बच्चों, कहां से देखें? साइड से। तो ये मान लीजिए इनका हेड है, साइड से देखने पर ऐसा हेड दिखाई देगा, ये इनका हेड है। ट्रायंगुलर हमने बोला साइड से देख रहे हैं, फ्रंट से नहीं। जैसे ये है, ये डायग्राम साइड से, ऐसे ही ये हम देख रहे हैं साइड से। साइड से देखेंगे तो हमें हेड दिखाई देगा, और हेड के ऊपर इनका जो है थोरैक्स और एब्डोमेन प्रेजेंट होगा। तो हम इनकी बॉडी एक्सिस अगर देखें तो ये हमें बॉडी एक्सिस दिखेगी आगे से पीछे, और इनका माउथ होगा नीचे की तरफ। माउथ कहाँ होगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ यानी परपेंडिकुलर फ्रॉम देयर बॉडी एक्सिस, अपनी बॉडी एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ट्रायंगुलर माउथ है, नीचे की तरफ है, देखो माउथ नीचे की तरफ है, ठीक है। आप इस डायग्राम में समझ सकते हो, इस डायग्राम से, जो बड़ा वाला डायग्राम है, ये माउथ इनका नीचे की तरफ है, ठीक है। तो माउथ है नीचे की तरफ,
बॉडी एक्सिस अर्थ के पैरेलल है और माउथ जो है अर्थ की तरफ है, तो इसे बोलते हैं हाइपोग्नैथस जॉ। क्या बोलते हैं? हाइपोग्नैथस जॉ। हाइपोग्नैथस जॉ। हाइपोग्नैथस मतलब इनका जॉ जो है वो डाउनवर्ड प्रोजेक्टेड है। किधर? माउथ जो है अर्थ, जो अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस की तरफ है। ठीक है। अब हमने बोला कि इनकी जो नेक है वो नैरो होती है और फ्लेक्सिबल नेक होती है। कैसी होती है? फ्लेक्सिबल नेक, जो हमने इस डायग्राम में यहां पर बनाने की कोशिश की है, ये फ्लेक्सिबल नेक है। तो ये इनका बॉडी का थोरैक्स और एब्डोमेन पार्ट, ऊपर नेक। अब नेक ये ऊपर नीचे और साइड में मोबिलिटी शो करती है। तो होता क्या है कि इनके नेक में हाई मोबिलिटी पाई जाती है, ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन। हेड की मोबिलिटी हर एक डायरेक्शन में पाई जाती है, क्योंकि इनकी नेक जो है वो कैसी होती है? फ्लेक्सिबल। याद रहेगा। हेड बियर्स अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटेना। हेड के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटेना। एंटेना इनका सेंसरी ऑर्गन है और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है एंटेना। याद रखना, ये भी कैसा है? सेगमेंटेड। एंटेना भी कैसा है? सेगमेंटेड, अपने को याद रखना है। तो इनके हेड पे एंटेना प्रेजेंट होता है। वन पेयर ऑफ कंपाउंड आइज पाई जाती है। कंपाउंड आइज में एक से ज्यादा लेंसेज होते हैं, मल्टीपल लेंसेज होते हैं, उन लेंसेज को हम बोलते हैं ओमाटिडिया। अभी आगे हम डिटेल में इसको देखेंगे। तो वन पेयर ऑफ कंपाउंड आइज पाई जाती हैं, जिसमें एक से ज्यादा लेंसेज होते हैं। यहाँ पे तो थाउजेंड में पाए जाते हैं। माउथ इनका जो है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का होता है। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ होता है, यानी ये कोई भी फूड है उसको काटते और चबाते हैं। इसे बोलते हैं क्या? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। ठीक है। कैसा माउथ पार्ट है? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। एक दो एग्जांपल मैं बता रहा हूं। मॉस्किटो का माउथ पार्ट पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। याद रखना, मॉस्किटो का कैसा है? पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। वो पहले नीडल इंजेक्ट करता है, फिर ब्लड सक करता है। कैटरपिलर, ये ड्रैगन फ्लाई साइफनिंग टाइप, या बटरफ्लाई हम बोले तो उनका जो माउथ पार्ट है वो स्ट्रॉ के जैसा होता है, तो उसे बोलते हैं साइफनिंग टाइप। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का माउथ पार्ट स्पॉन्ज जैसा होता है। वो कहीं भी अपने माउथ पार्ट को प्लेस करता है, जो भी पार्टिकल उसके माउथ पार्ट में स्टिक कर जाए, जो कि स्पॉन्ज जैसा है, वो उसी पार्टिकल को एनगल्फ कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं स्पॉन्जिंग टाइप। इसीलिए हाउस फ्लाइज सबसे ज्यादा बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि उनका माउथ पार्ट कैसा है? स्पॉन्जिंग टाइप का माउथ पार्ट है। ठीक है, याद रखें। अब इसके माउथ पार्ट में अगर हम देखें तो हमें क्या क्या दिख रहा है? हमें एक ऊपर जो है सिंगल पार्ट हमें दिख रहा है, लेब्रम। ठीक है। दो हमें पेयर में दिख रहे हैं, मैंडिबल। हाइपोफेरिंग्स दिख रहा है, एक लेबियम दिख रहा है, और दो हमें दिख रहे हैं मैक्सिला। ठीक है। अब ये जो लेबियम और मैक्सिला से ये जो लेग्स लाइक स्ट्रक्चर निकले हैं ना, इन्हें बोलते हैं पैल्प। क्या बोलते हैं? पैल्प। ठीक है, याद रखना, पैल्प कहते हैं। तो जो मैक्सिला है उसमें प्रेजेंट होते हैं मैक्सिलरी पैल्प, और जो लेबियम है उसमें प्रेजेंट होते हैं लेबियल पल्प। ठीक है। तो ये जो लेग्स के जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं पैल्प। अब ये माउथ पार्ट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो माउथ पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट है जरा समझो। फिर वही माउथ पार्ट जो अभी हमने देखा, तो लेब्रम अपर लिप है। ठीक है, लेब्रम डायग्राम को देखेंगे, लेब्रम इनका अपर लिप, अपर लिप। ठीक है। दो मैंडिबल हैं, लोअर जॉ। दो मैक्सिला हैं, अपर जॉ। एक हाइपोफेरिंग्स है जो कि इनका टंग है। एक लेबियम है जो कि इनका लोअर लिप है, लोअर लिप। ये माउथ पार्ट की तरह होते हैं, जैसे हमारे माउथ पार्ट में है अपर जॉ, लोअर जॉ, टंग। ठीक है, अपर लिप, लोअर लिप, वैसे ही इनमें भी ये पार्ट्स प्रेजेंट है।
बस फर्क ये है हमारा मैंडिबल एक होता है, इनका मैंडिबल दो। इनके मैग्जिला भी दो, मैंडिबल भी दो, और बाकी में लेबियम, लेब्रम और हाइपोफेरिंक्स, ये 3 स्ट्रक्चर एक एक होते हैं। तो याद रखना है, हाइपोफेरिंक्स क्या है? टंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेब्रम क्या है? अपर लिप। लेबियम क्या है? लोअर लिप। अपने को याद रखना है, माउथ पार्ट से सीधा क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज नहीं। फिर आती है थोरैक्स की बात। थोरैक्स 3 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, 3 सेगमेंट्स। पहला सेगमेंट बड़ा होता है, तो 3 सेगमेंट कौन कौन से? प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। अच्छा, थोरैक्स को नोटम भी कहा जाता है। थोरैक्स इज ऑल्सो नोन एज नोटम, इसीलिए वो नाम वहां पे नाम लिखा था प्रोनोटम। तो हम प्रोथोरैक्स को प्रोनोटम भी कह सकते हैं, मीजोथोरैक्स को मीजोनोटम भी कह सकते हैं, मेटाथोरैक्स को मेटानोटम भी कह सकते हैं। तो थोरैक्स इज ऑल्सो नोन एज नोटम। तो 3 पार्ट, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, 3 सेगमेंट। पहला जो सेगमेंट है प्रोथोरैक्स, वो बड़ा है, देखो यहाँ पर डायग्राम में, ये जो है प्रोथोरैक्स बड़ा सेगमेंट है, मीजोथोरैक्स उससे छोटा, मेटाथोरैक्स उससे छोटा। अब बात आती है, द हेड इज कनेक्टेड टू थोरैक्स बाय अ नेक। तो हेड जो है पहले सेगमेंट से ही कनेक्ट होगा, नेक से शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरैक्स। तो प्रोथोरैक्स का ही छोटा एक्सटेंशन है जिसके ऊपर हेड इनक्लोज करता है। शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स यानी फर्स्ट सेगमेंट। जैसे हम हेड से अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम में जो पहला बोन होगा वही तो हेड के कांटेक्ट में होगा। वैसे अगर हेड से थोरैक्स की तरफ जाएंगे तो थोरैक्स का जो पहला सेगमेंट होगा वही किसके कांटेक्ट में होगा? हेड के कांटेक्ट में होगा। और नेक जो है, नेक इज द शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट थोरैसिक सेगमेंट। और फर्स्ट थोरैसिक सेगमेंट क्या है? प्रोथोरैक्स। ईच थोरैसिक सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। हर एक थोरैसिक सेगमेंट से एक पेयर वॉकिंग लेग्स अराइज होते हैं फ्रॉम द वेंट्रल साइड। कौन से साइड से? वेंट्रल साइड से। साइड से नहीं, नीचे जो अर्थ सरफेस की तरफ है उधर से, वेंट्रल साइड से। तो 1 पेयर हो गए प्रोथोरैक्स से, यानी पहले थोरैसिक रीजन से, पहले थोरैसिक सेगमेंट से। 1 पेयर हो गए मिडिल थोरैसिक सेगमेंट से, और 1 पेयर हो गए मेटाथोरैसिक सेगमेंट से। तो 3 थोरैसिक सेगमेंट और 3 पेयर ऑफ लेग्स। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स पाए जाते हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। 4 विंग्स, आगे वाले विंग्स 2 होते हैं, हाइंड विंग्स भी 2 होते हैं। विंग्स को लेकर एक खास बात है, विंग्स को लेकर क्या बोला गया है, देखिएगा। जो 4 विंग्स होते हैं जिन्हें हम टेगमिना कह रहे हैं, ये सेकेंड थोरैसिक सेगमेंट से अराइज होते हैं। फर्स्ट थोरैसिक सेगमेंट जो कि सबसे बड़ा सेगमेंट था, उससे कोई भी विंग्स अराइज नहीं होते। तो ये जो देख इधर, ये जो देख रहे हो ना, ये प्रोनोटम, ठीक है, ये प्रोनोटम से जो पहला सेगमेंट है, यहां से कोई भी विंग्स अराइज नहीं होते। तो टेगमिना मीजोथोरैक्स से अराइज होता है, मीजोथोरैक्स से अराइज होता है। ओपेक है, यानी आर पार नहीं देख सकते। डार्क है, लेदरी है, और ये क्या करता है? ये उड़ने में हेल्प नहीं करता, ये हाइंड विंग्स को कवर करता है। कवर द हाइंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट। ये जब रेस्ट पे रहते हैं तो ये हाइंड विंग्स को कवर करता है। कौन? 4 विंग्स। हाइंड विंग्स की बात करें तो ये मेटाथोरैक्स यानी थर्ड थोरैसिक सेगमेंट, ठीक है, थर्ड थोरैसिक सेगमेंट से ये अराइज होते हैं, मेटाथोरैक्स से। इसीलिए इन्हें हाइंड विंग्स या मेटाथोरैसिक विंग्स कहते हैं। ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनका कैरेक्टर है, याद रखना, हाइंड विंग्स मेटाथोरैक्स, मेटाथोरैक्स ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस एंड हेल्प इन फ्लाइट। यही वो विंग्स हैं जो उड़ने में हेल्प करते हैं। कौन से? हाइंड विंग्स।
ट्रांसपेरेंट विंग्स हैं, मेम्ब्रेनस हैं, हेल्प इन फ्लाइट, उड़ने में हेल्प करते हैं। ये बात हो गई थोरैक्स की। आगे बात करते हैं एब्डोमेन की। एब्डोमेन पे आ जाओ। तो एब्डोमेन में टोटल कितने सेगमेंट? 10 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। अब एब्डोमेन को लेकर बड़ा जो है डिफरेंशिएशन है। वैसे तो मेल और फीमेल कॉकरोच में हेड और थोरैक्स एक जैसे दिखते हैं, और मेल और फीमेल कॉकरोच में अगर डिफरेंशिएट करना है तो आप केवल और केवल एब्डोमेन से ही कर सकते हो। बाहर की बात करें, मॉर्फोलॉजी, एज फार एज मॉर्फोलॉजी इज कंसर्न, जहां तक हम बाहर की बात करें, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि फीमेल का जो एब्डोमिनल रीजन होता है वो ब्रॉड होता है, एंड इट कैन नॉट बी फुल्ली कवर्ड बाय विंग्स। विंग्स उसके पूरे एब्डोमेन को कवर नहीं करते, जबकि मेल कॉकरोच में जो एब्डोमेन है वो ब्रॉड नहीं होता, एक प्रोपोर्शन में होता है, और उनके विंग्स जो है वो पूरी तरह से एब्डोमेन को कवर करते हैं। दूसरी बात जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जब हम फीमेल को देखेंगे, फीमेल का एब्डोमिनल रीजन देखेंगे, तो यहां पे लिखा है 7 सेगमेंट विल बी कैसा होगा? बोट शेप। और लिखा है 8th एंड 9th स्टर्ना फॉर्म अ ब्रूड जेनाइटल पाउच। तो जरा हम एब्डोमिनल रीजन इनका बनाते हैं। ये मान लो 6th है, उसके बाद 8th है, और ये 9th है। 6th है, 8th है, और 9th है। 7 सेगमेंट इनका जो है बोट शेप का है। फिर 8th और ये 8th और 9th। तो ये जो बोला जा रहा है बोट शेप, ये इसलिए बोला जा रहा है। 7 सेगमेंट कैसा है? बोट शेप। और 8th और 9th सेगमेंट जो है स्टर्ना, स्टर्ना मतलब वेंट्रल। 8th और 9th स्टर्ना, ये क्या बनाता है? फॉर्म ब्रूडर्स पाउच या ब्रूड पाउच। ब्रूड पाउच बनाता है। ये बात अपने को याद रखनी। इट कंटेन फीमेल गोनोपोर। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिका पाउच, स्पर्मेथिकल पोर्स, एंड कोलेटरल ग्लैंड्स। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इनको जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे तो वहां पर ये नाम आएंगे। कोलेटरल ग्लैंड्स कहाँ होता है, कैसा होता है, स्पर्मेथिकल पाउच, स्पर्मेथिकल पोर्स कैसे होते हैं, और ये पाउच में खुलते हैं जिन्हें स्पर्मेथिकल पाउच कहा जाता है। तो ये प्रेजेंट होते हैं 8th और 9th सेगमेंट में। अपने को ये थोड़ा सा पॉइंट जो है ध्यान में रखना है। मेल की बात करें, मेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेल में ये भी इंटरनल है, मॉर्फोलॉजिकल, बाहर से अभी ये स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगा। आगे हम जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। मेल में जेनाइटल पाउच प्रेजेंट होता है, अभी बस याद करना है कहां पर? एब्डोमिनल, एब्डोमिनल बाउंडेड डॉर्सली बाय 9th एंड 10th टर्गा। तो अगर हम मेल की बात करें तो 8, 9, 10th ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, 8th, 9th और 10th, 8, 9 और 10th। तो 9th और 10th टर्गा, ये टर्गा, टर्गा मतलब ऊपर की तरफ, डॉर्सल साइड। जेनाइटल पाउच प्रेजेंट होता है, जेनाइटल पाउच। और वेंट्रल साइड पे यहां इंपॉर्टेंट है 9th स्टर्नम। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें इसका साइड व्यू समझना पड़ेगा। कौन सा व्यू समझना पड़ेगा? साइड व्यू। किसका? मेल कॉकरोच का साइड व्यू समझते हैं। मेल कॉकरोच का साइड व्यू, साइड से देखेंगे तो ये मान लो आप 8th है, ये 9th है, और ये 10th है। 8 सेगमेंट, 9 सेगमेंट, 10 सेगमेंट, ये 10 सेगमेंट, और 9 सेगमेंट जो है ये नीचे है। तो बोला जा रहा है कि ऊपर वाला जो
टरगाइट है ऊपर वाले डॉर्सल साइड पे, और 9th वाला जो स्टर्नाइट है, ये मिलकर बनाते हैं जेनाइटल पाउच। ये मिलकर क्या बनाते हैं? जेनाइटल पाउच। ठीक है, याद रहेगा। यहां से इसको समझ लो, 9th वाला जो स्टर्नाइट है, जो वेंट्रल सेगमेंट है, वो बड़ा है। ठीक है, इट कंटेन डॉर्सल एनस, इसके डॉर्सल साइड पे एनस प्रेजेंट होता है। वेंट्रल साइड पे मेल जेनाइटल पोर पाया जाता है। ठीक है, तो डॉर्सल साइड पे एनस है, वेंट्रल साइड पे मेल जेनाइटल पोर है यानी नीचे की तरफ, और गोनेपोफाइसिस, गोनेपोफाइसिस इनके कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है। कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर होते हैं मेल में, कॉपुलेटरी सेक्सुअल अटैचमेंट के लिए, फीमेल बॉडी से अटैच करने के लिए कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यहां उन्हें गोनेपोफाइसिस कहते हैं। डिटेल में हम जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी देखेंगे तो वहां पर स्ट्रक्चर समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट बात अब आती है कि इन बोथ 10th सेगमेंट बियर अ पेयर ऑफ जॉइंटेड एनल सर्काई। बोथ मतलब मेल और फीमेल दोनों में 10th सेगमेंट में जॉइंटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे कहते हैं, ये मेल और फीमेल का, मेल वाला नीचे है, फीमेल वाला ऊपर है। तो बोला गया कि 10th सेगमेंट में दोनों में प्रेजेंट होते हैं, याद रखना है 10th सेगमेंट में जॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं एनल सर्काई। अब एनल सर्काई जो है ना, सेंसरी स्ट्रक्चर है, और सेंसरी स्ट्रक्चर है तो दोनों में जरूरत है इसकी, मेल और फीमेल में। लेकिन यहीं पर एक बात आ जाती है कि मेल कंटेन अ थ्रेड लाइक एडिशनल स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं एनल स्टाइल, और ये होता है 9th सेगमेंट में। 9th सेगमेंट में पाया जाता है, अनसेगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है, केवल मेल में प्रेजेंट होता है 9th सेगमेंट में। याद रखना, कौन से सेगमेंट में? 9th। तो यहां से दो बातें निकल के बाहर आती हैं, एक कि भाई मेल जो है पतला दुबला होता है, फीमेल मोटी होती है, कॉकरोच की बात करो। दूसरी बात, मेल में स्टाइल होती है 9th सेगमेंट, फीमेल में स्टाइल नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। जैसे यहां पर अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, एनल सर्काई, तो एनल सर्काई, ठीक है, जो मेल कॉकरोच होगा वहां पर ऐसा, ठीक है, वहां पर प्रेजेंट होगा एनल स्टाइल। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ऐसे याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात कैसे याद रखनी है, जस्ट अ मिनट, कि जब हम इसका एब्डोमिनल पार्ट देखेंगे तो हम यहाँ पर अनसेगमेंटेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसका नाम है एनल स्टाइल, और ये 9th सेगमेंट में पाया जा रहा है, और एनल सर्काई 10th सेगमेंट में, जबकि पोजीशन में एनल स्टाइल नीचे होता है और एनल सर्काई ऊपर। तो 9th सेगमेंट वाला स्ट्रक्चर नीचे दिखाई देता है और 10th सेगमेंट वाला स्ट्रक्चर ऊपर दिखाई देता है, कंफ्यूज नहीं होना। जैसा यहाँ पर मैंने बनाया है वैसे ही रहेगा। एनल स्टाइल नीचे दिखाई देगा, ये 9th सेगमेंट में है, एनल सर्काई ऊपर दिखाई देगा, ये 10th सेगमेंट। कैसे? क्योंकि आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो यहाँ पे 10th सेगमेंट से ऊपर वाले से एनल सर्काई अराइज हो जाता है, और नीचे वाले 9th सेगमेंट से एनल स्टाइल अराइज हो जाता है। तो 9th सेगमेंट वाला तो नीचे दिखेगा और 10th सेगमेंट वाला ऊपर दिखेगा। ठीक है, याद रखना आपने। तो मेल और फीमेल में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो। मेल जो है साइज की बात कर रहे हैं, साइज, मेल का साइज बड़ा होता है, ओवरऑल साइज, एब्डोमेन की बात नहीं, ओवरऑल साइज की बात होती है, ओवरऑल, ओवरऑल। तो मेल जो है साइज बड़ा होता है। विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द एब्डोमेन, यानी एब्डोमेन को पूरी तरह से कवर करते हैं मेल में।
फीमेल में विंग्स डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन, यानी फीमेल में विंग्स एब्डोमेन को पूरी तरह से कवर नहीं करते। नैरो एब्डोमेन इन मेल, ब्रॉड एब्डोमेन इन फीमेल, फीमेल मोटी होती। एनल स्टाइल प्रेजेंट, मेल में स्टाइल पाई जाती है और फीमेल में एनल स्टाइल एब्सेंट होती है। ब्रूड पाउच एब्सेंट मेल में, ब्रूड पाउच प्रेजेंट फीमेल में, याद रखना। ठीक है, ये हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है जो फोर विंग्स, हाइंड विंग्स। अच्छा, विंग्स में ये हमें वेन्स दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं? वेन्स। तो विंग्स में भी वेन्स प्रेजेंट होती हैं जो हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है बेसिक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ कॉकरोच। आगे बढ़ते हैं। एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से। कहां से शुरुआत करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पहले बात करेंगे किसकी? एलिमेंट्री कैनाल की। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, यहां पर डायग्राम बना हुआ है। अब बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की। तो इसके एलिमेंट्री कैनाल के तीन पार्ट होते हैं, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। तो पहले मैं बता दूं यहां पर फोरगट कहां से कहां तक होता है। डायग्राम में आप देखेंगे इसकी शुरुआत होती है माउथ से और ये कहां तक पाया जाता है? गिजर्ड तक। तो डायग्राम में देखेंगे माउथ, फिर उसके बाद फेरिंग्स। अच्छा, फोरगट यानी एंटीरियर पार्ट, इसके बारे में क्या बोला गया है ध्यान से देखिए यहां पर। इट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। तो फोरगट में यानी एंटीरियर जो 1/3 पार्ट है उसकी लाइनिंग, इनर लेयर क्यूटिकल की बनी होती है। इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप। क्रॉप इनमें स्टमक की तरह होता है, जैसे हम में स्टमक होता है इनमें क्रॉप होता है। ये फूड स्टोर करता है। और गिजर्ड, इनमें पाया जाता है एक स्ट्रक्चर जो क्रॉप के बाद प्रेजेंट होता है। आप यहां पर देख सकते हैं डायग्राम में, ये ईसोफेगस के बाद ये क्रॉप और क्रॉप से लगा हुआ ये सोलन स्ट्रक्चर गिजर्ड। गिजर्ड को प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं। ये फूड की ग्राइंडिंग में काम करता है। ग्राइंडिंग यानी फूड को क्रश करता है, क्रशिंग ऑफ फूड। जैसे हम फूड को चबाने के लिए दांतों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे इसके गिजर्ड में 6 काइटिनस टीथ पाए जाते हैं। कितने? 6 काइटिनस प्लेट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टीथ, जो गिजर्ड में फूड को क्रश करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? क्रश करते हैं। तो गिजर्ड इनमें वो पार्ट है जो फूड क्रश करने के लिए पाया जाता है। फोरगट का पार्ट है, इसे प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं। क्रॉप स्टमक की तरह पार्ट है जो फूड को स्टोर करता है। मिडगट, मिडगट पार्ट फोरगट के बाद पाया जाता है, यानी गिजर्ड के बाद आप हेपेटिक सीके से आगे बढ़ जाइए मालपीजियन ट्यूब्यूल तक। ठीक है, कहां से कहां? हेपेटिक सीके से मालपीजियन ट्यूब्यूल तक, ये है मिडगट। और मिडगट में जो मिडिल पार्ट होता है उसे बोलते हैं मीजेंट्रॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं? मीजेंट्रॉन। तो मिडगट में क्या क्या स्ट्रक्चर हमें मिलता है? पहली बात, फोरगट में क्यूटिकल की लाइनिंग थी, यहाँ पे क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं होती, याद रखना। मिडगट ही वो पार्ट है जिसमें क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं होती, फोरगट में होती है और हाइंडगट में होती है। अब जहां से मिडगट की शुरुआत होती है वहां 6 to 8 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हेपेटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके कहा जाता है। तो ये जो है ये प्रेजेंट है हेपेटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके, 6 to 8 ट्यूब्यूल्स, और ये सिक्रीट करते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट।
एंटीरियर पार्ट और मिडिल पार्ट के जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस, ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं। फिर आते हैं मिड गट और हाइंड गट का जंक्शन, वहां पर 100 से 150 पतले पतले ट्यूब्यूल्स होते हैं, येलो कलर्ड के फिलामेंटस ट्यूब्यूल, जिन्हें कहते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल। और ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है बाय द हेल्प ऑफ पोटेशियम यूरेट। ठीक है, ये पोटेशियम यूरेट का फॉर्मेशन कराकर फिर यूरिक एसिड का रिमूवल कराता है। कौन? मालपीजियन ट्यूब्यूल। कितने होते हैं? 100 से 150। कहां पाए जाते हैं? एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। किस कलर के होते हैं? तो येलो कलर के होते हैं। ये अपने को याद रखना। नेक्स्ट आता है हाइंड गट। हाइंड गट पोस्टीरियर पार्ट है, ये ब्रॉड पार्ट है, इसमें भी क्यूटिकल की लाइनिंग प्रेजेंट होती है। फोरगट में भी प्रेजेंट थी, हाइंड गट में भी प्रेजेंट थी, मिड गट में प्रेजेंट नहीं थी। इसके कौन कौन से पार्ट मिलते हैं? इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। इसके भी जो पार्ट हैं कौन कौन से हैं? इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। ये हाइंड गट के पार्ट है। रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस। तो रेक्टम ओपन होता है किससे? एनस से। ठीक है, रेक्टम ओपन होता है किससे? एनस से। ये याद रखना, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। हाँ, एक पॉइंट और याद रखना कि भाई जो फेरिंग्स है उससे एसोसिएटेड यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स भी पाई जा रही है। और एक और स्ट्रक्चर पाया जा रहा है जो सलाइवा को स्टोर करता है, उसे कहते हैं सलाइवरी रिजर्वायर। तो यहाँ सलाइवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट है और सलाइवरी रिजर्वायर भी प्रेजेंट है। सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा को बनाती है और रिजर्वायर जो उसे स्टोर करता है और जब जरूरत पड़े तब उसे रिलीज करता है। नेक्स्ट आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच पे। कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो भाई आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि ब्लड वेसल्स आर नॉट डेवलप्ड या नॉट वेल डेवलप्ड। तो ब्लड वेसल्स आर नॉट वेल डेवलप्ड। तो ब्लड जो है हार्ट से सीधे बॉडी कैविटी में पंप होता है, हमने ओपन सर्कुलेशन में पढ़ा है। और ओपन जो बॉडी कैविटी होती है हम उसे साइनस कहते हैं, और यहाँ पर जो बॉडी कैविटी है उसे हेमोसील कहा जाता है। और इसलिए ब्लड जो पंप होता है उस ब्लड को हम हेमोलिम्फ कहते हैं। ठीक है, ब्लड को हम क्या कहते हैं? हेमोलिम्फ। तो हार्ट से ब्लड पंप होता है कैविटी में, कैविटी यानी बॉडी कैविटी। साइनस सूडोसीलोम है, हेमोसील बोलते हैं। कैसा है ये? सूडोसीलोम। याद रखना, सूडोसीलोम कैविटी है, भूल मत जाना भाई। हेमोसील ब्लड फिल्ड कैविटी। और विसरल ऑर्गन्स इसी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड में डूबे हुए रहते हैं। शुद्ध इंटरनल जो ऑर्गन्स है वो ब्लड में ही बाथड होते हैं, यानी ब्लड में ही डूबे हुए रहते हैं, और उन्हें कहा जाता है विसरल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स। और ब्लड इनका कैसा होता है? बॉडी कैविटी में भरा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ कलरलेस होता है, ब्लड इनका कलरलेस है, उसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ब्लड इनका गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, ब्लड का काम न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल है, लेकिन गैसेस के ट्रांसपोर्ट में यानी रेस्पिरेटरी पार्टिसिपेशन में ब्लड का कोई रोल नहीं होता है। तो हेमोलिम्फ, कलरलेस प्लाज्मा, हेमोसाइट्स। हेमोलिम्फ में क्या क्या प्रेजेंट होता है? कलरलेस प्लाज्मा और कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं हेमोसाइट सेल्स। ये ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हार्ट देखो, हार्ट इनका कैसा है? लंबा हार्ट है, लंबा इलोंगेटेड हार्ट है, मस्कुलर है, ट्यूब के जैसा है। ठीक है, ट्यूब के जैसा है। और बॉडी की मिड डॉर्सल लाइन यानी ऊपर वाली जो मिड सरफेस है उससे अटैच पाया जाता है। थोरैक्स एंड एब्डोमेन, मिड डॉर्सल लाइन यानी अपर सरफेस, डॉर्सल सरफेस से अटैच होता है। देखो यहाँ पे कितने ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हार्ट है, और हार्ट में इनके
13 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। कितने चैम्बर? 13 चैम्बर। फनल शेप चैम्बर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं 13 चैम्बर्ड हार्ट। अच्छा, हार्ट जो है इसमें फनल शेप चैम्बर्स होते हैं और हर चैम्बर में लेफ्ट और राइट साइड एक एक छोटी छोटी ओपनिंग पाई जाती है। कैसी ओपनिंग होती है ऐसा समझ लो, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ऐसा समझ लो, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड ओपनिंग प्रेजेंट होती है और इस ओपनिंग को हम बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। हर एक चैम्बर में प्रेजेंट होता है। इसी ओपनिंग से ब्लड एंटर करता है हर एक चैम्बर में। तो ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनस अगेन। बोला क्या जा रहा है? 13 चैम्बर्ड हार्ट है, हर चैम्बर फनल शेप है, हर एक चैम्बर में लेफ्ट और राइट साइड एक एक ओपनिंग प्रेजेंट है। उस ओपनिंग को बोलते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया से जो ब्लड है वो एंटर करता है, हार्ट में जाता है और हार्ट उस ब्लड को आगे पंप करता है, यानी कहाँ? हेड में। तो ब्लड का मूवमेंट जो है वो हार्ट में कहाँ होता है? पीछे से आगे की तरफ। और हार्ट के बाहर कहाँ होता है? आगे से पीछे की तरफ। याद रखना है, हार्ट के बाहर कहाँ होता है? आगे से पीछे की तरफ। और हार्ट के अंदर कहाँ होता है? पीछे से आगे की तरफ। हार्ट जो है बॉडी वॉल की डॉर्सल सरफेस से अटैच रहे उसके लिए इसमें पाई जाती हैं एलरी मसल्स। और ये एलरी मसल्स कितनी होती हैं? 12 पेयर। ठीक है, एलरी मसल्स कितनी होती हैं? 12 पेयर, ये याद रखना है। तो दीज आर एलरी मसल्स जो हार्ट के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं। दीज मसल्स ये कितनी होती हैं? 12 पेयर। 13 चैम्बर्ड हार्ट, फनल शेप चैम्बर्स, ऑस्टियम प्रेजेंट है और मसल्स प्रेजेंट है कौन सी? एलरी मसल्स। नेक्स्ट आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंसेक्ट्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया का बना हुआ है। नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, जिसे कहते हैं ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स। ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स यानी बॉडी के अंदर पूरा एकदम ट्यूब्स का नेटवर्क फैला हुआ है और हवा को अंदर जाने के लिए इसमें पोर्स प्रेजेंट है। कितने पोर्स हैं? 10 पेयर ऑफ पोर्स हैं जिन्हें स्पाइरकल्स कहा जाता है। बॉडी की लेटरल साइड पर पाए जाते हैं। किस साइड पर? लेटरल साइड पर। ये मैंने एक सिंबलाइज किया हुआ एक डायग्राम लिया है। यहां पर आप देखोगे ये ओपनिंग दिख रही है, 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 यहाँ ओपनिंग। ये स्पाइरकल्स है। ये ओपनिंग कैसी है? स्पाइरकल्स। अंदर ये पूरा नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स दिख रहा है, ये है ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स। ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स ये गैस एक्सचेंज में काम करते हैं। अब जो ये स्पाइरकल्स हैं ये होते हैं 10 पेयर। स्पाइरकल्स कितने होते हैं? 10 पेयर, यानी 10 ऑन द लेफ्ट साइड एंड 10 ऑन द राइट साइड। और कैसे होते हैं? 2 पेयर इन थोरैक्स एंड 8 पेयर इन एब्डोमेन। 8 पेयर किसमें? एब्डोमेन में, और 2 पेयर किसमें? थोरैक्स में। ध्यान से देखो, फर्स्ट ये है थोरैसिक स्पाइरकल्स, 2 लेफ्ट और 2 राइट्स, 2 लेफ्ट और 2 राइट। और एब्डोमिनल को अगर हम देखना चाहें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एब्डोमिनल सेगमेंट ये स्पाइरकल्स हैं। एब्डोमेन में हो गए 8 पेयर। इन्हीं ये जो स्पाइरकल्स हैं इन्हीं से हवा अंदर जाती है, ट्रैकियल ट्यूब से पूरी बॉडी में फैलती है। ट्रैकियल ट्यूब्स की ब्रांचेस हैं और छोटी छोटी जिन्हें ट्रैक्यूल्स कहते हैं,
और बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन हैं वो गैस एक्सचेंज डायरेक्टली करते हैं। दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी के पूरे पार्ट्स में ट्रैकियोल्स और ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स जो है ऑक्सीजन ले जाते हैं। द ओपनिंग ऑफ स्पाइरेकल्स आर रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर यानी वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वॉल्व लाइक। तो हर एक ओपनिंग पर जो है वॉल्व के लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं जिन्हें स्फिंक्टर कहा जाता है, और हेयर लाइक ब्रिस्टल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे नेजल पैसेज में हेयर्स फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, वैसे इनमें भी ब्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं और वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पाइरेकल्स, सॉरी स्फिंक्टर कहते हैं। गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन ट्रैकियोल्स बाय डिफ्यूजन। तो गैस एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन से होता है जैसा कि हमेशा पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने बस समझाने के लिए इसको लिया है कि स्पाइरेकल्स होते कैसे हैं। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है किसका? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का, और मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो एलिमेंट्री कैनाल से अटैच होती हैं। अब ये मान लो हमने डायग्राम बनाया है एलिमेंट्री कैनाल। किसका डायग्राम है ये? एलिमेंट्री कैनाल। और ये है मालपीजियन ट्यूब्यूल, मालपीजियन ट्यूब्यूल। और ऊपर जो है ये बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड यानी बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी में यूरिक एसिड है। अब वो यूरिक एसिड डायरेक्ट मालपीजियन ट्यूब्यूल में नहीं जा सकता, वो किस में कन्वर्ट होता है? पोटेशियम यूरेट में, पोटेशियम यूरेट में अलॉन्ग विथ पोटेशियम। और पोटेशियम यूरेट आता है मालपीजियन ट्यूब्यूल में और फिर यूरिक एसिड को रिमूव करता है। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं, उतना स्पेस है नहीं। यूरिक एसिड को रिमूव करता है और पोटेशियम बाहर चला जाता है, और ये यूरिक एसिड एलिमेंट्री कैनाल में जाता है और एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू इसका एक्सक्रीशन। यही मैकेनिज्म है इसका एक्सक्रीशन का, बाय द हेल्प ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूल। क्या बोला जा रहा है? तो यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल से एक्सक्रीशन होता है। कितने मालपीजियन ट्यूब्यूल होते हैं? 100 से 150 येलो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स। ये इंपॉर्टेंट है, हर ट्यूब्यूल की जो इनर लाइनिंग है वो ग्लैंडुलर और सीलिएटेड सेल्स की होती है। They absorb nitrogenous waste and convert them into uric acid. ये नाइट्रोजनस वेस्ट लेते हैं और उसे यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके और उसे एलिमेंट्री कैनाल से रिमूव कराते हैं। किसको? यूरिक एसिड को। तो आता किस फॉर्म में है नाइट्रोजनस वेस्ट? पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में। मालपीजियन ट्यूब्यूल के अलावा कुछ और भी स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, जैसे फैट बॉडी कुछ सेल्स हैं, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 10 स्टार लगा लो। फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हैं जो हेल्प करते हैं किसमें? एक्सक्रीशन में, अलॉन्ग विद मालपीजियन ट्यूब्यूल। तो टोटल 4 स्ट्रक्चर हो गए, मालपीजियन ट्यूब्यूल, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोज ग्लैंड। नेक्स्ट आते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम की बात करें बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। नर्वस सिस्टम इनका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जिसका डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं बना हुआ है, तो मैं बनाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले कि इनका नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन, तो सबसे पहले प्रेजेंट होता है दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो हम सीधी लाइन बनाते हैं, ये एक सीधी लाइन नहीं बन पा रही क्या? ये एक और ये दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, एंड दीज नर्व कॉर्ड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय गैंग्लियन। एक गैंग्लियन इनके हेड रीजन में होता है,
ठीक है, 3 गैंग्लियन इनके थोरैक्स रीजन में होते हैं और 6 गैंग्लियन इनके एब्डोमिनल रीजन में होते हैं। ठीक है, अब इन गैंग्लियन से जो है नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, क्या निकलती हैं? नर्व्स अराइज होती हैं। ऐसा कुछ इनका नर्वस सिस्टम पाया जाता है। तो लेबलिंग करें तो यहां पे जो हमें 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ऊपर हेड पार्ट में जो एक गैंग्लियन प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन। ईसोफेगल गैंग्लियन। ठीक है, सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन, इसी को ब्रेन माना जाता है। 3 होते हैं थोरैसिक गैंग्लियन। 3 जो है थोरैसिक गैंग्लियन, प्रोथोरैसिक, मीजोथोरैसिक, मेटाथोरैसिक, थोरैसिक गैंग्लियन। और 6 हो गए एब्डोमिनल गैंग्लियन। एब्डोमिनल गैंग्लियन। और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? नर्व्स। ऐसा कुछ इनका नर्वस सिस्टम पाया जाता है। सुप्राइसोफेगल गैंग्लियन हेड पार्ट में प्रेजेंट होता है, उसी को ब्रेन मानते हैं। तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियन। सेगमेंट में अरेंज्ड गैंग्लियन होते हैं। जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स। ये आपस में लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से जॉइंट होते हैं। एक गैंग्लियन है हेड में, 3 गैंग्लियन प्रेजेंट है थोरैक्स में और 6 गैंग्लियन प्रेजेंट है एब्डोमेन में। हेड ओनली, हेड होल्ड ओनली ए बिट ऑफ नर्वस सिस्टम। केवल छोटा सा पार्ट हेड में प्रेजेंट होता है। केवल पाया जाता है सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन, जिसे हम ब्रेन कहते हैं। ये सप्लाई करता है नर्व्स टू एंटीना एंड कंपाउंड आइज। तो इनका नर्वस सिस्टम का बहुत छोटा पार्ट हेड में होता है, और इसीलिए है कि अगर हेड को इनके कट ऑफ कर दिया जाए, इनके हेड को काट दिया जाए, तो भी ये लगभग 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि हेड में नर्वस सिस्टम का कोई बहुत मेजर पार्ट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ब्रेन को कौन रिप्रेजेंट करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन। इसी को ब्रेन माना जाता है, सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन। 1, 3 थोरैसिक गैंग्लियन और 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन। सेंस ऑर्गन की बात करें, सेंस ऑर्गन में इनके एंटीना प्रेजेंट होते हैं 1 पेयर। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीना 1 पेयर, सेंसरी ऑर्गन है। आईज प्रेजेंट होती हैं, जो सिंपल आई और कंपाउंड आई दोनों होती हैं। सिंपल आई वेस्टिजियल है। मैक्सिलरी पल्प पाए जाते हैं। हमने बोला मैक्सिला में जो ऐसे ये लेग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें मैक्सिलरी पल्प कहा जाता है। लेबियल पल्प भी प्रेजेंट होते हैं। ये टेस्ट के लिए, जो भी पल्प है ये किसके लिए? टेस्ट के लिए पाया जाता है। चाहे वो मैक्सिलरी पल्प हो या लेबियल पल्प हो, किसके लिए है? टेस्ट के लिए। एनल सर्काई प्रेजेंट है। ये भी साउंड परसीव करता है, साउंड को रिसीव करता है। ठीक है, तो ये कुछ सेंस ऑर्गन्स इनमें पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बोला गया है, सेंसरी रिसेप्टर्स ऑफ एंटीना मॉनिटर द एनवायरनमेंट। एंटीना के जो सेंसरी रिसेप्टर है वो एनवायरनमेंट का मॉनिटरिंग करते हैं कि एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है, नेचर कैसा है। इंपॉर्टेंट आ जाता है जो इनके आईज होती हैं। तो यहां पर हमने बनाया है कंपाउंड आईज। कंपाउंड आईज बच्चों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बीन शेप की होती है। कैसी होती है? बीन शेप। और इसमें प्रेजेंट होते हैं हेक्सागोनल ओमाटिडिया। क्या प्रेजेंट होते हैं? हेक्सागोनल ओमाटिडिया। हेक्सागोनल लेंसेज होते हैं, और लेंसेज को कहते हैं ओमाटिडिया। लेंसेज कैसे होते हैं? हेक्सागोनल। और इन हेक्सागोनल लेंसेज को कहते हैं ओमाटिडिया। याद रखना। हर एक कंपाउंड आई क्यों कहते हैं? क्योंकि एक से ज्यादा लेंसेज होते हैं।
तो 2000 हेक्सागोनल लेंसेज इन ईच आई, हर एक आंख में 2000 हेक्सागोनल लेंसेज पाए जाते हैं, और हर लेंस का विजुअल अपरेटस अलग अलग होता है, तो हर लेंस की इमेज भी अलग अलग बनती है, और अलग अलग इमेज को ये क्या करते हैं, एडजस्ट करके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, और इस तरह की विजन को मोज़ेक विजन कहा जाता है। जहां पर एक से ज्यादा इमेजेस बनती हैं उसे कहते हैं मोज़ेक विजन। इसकी खास बात क्या होती है कि इनकी सेंसिटिविटी हाई होती है। कहीं भी 2000 आंखें हैं मान लीजिए, जरा सा भी कहीं चेंज आएगा, कोई हिलेगा डुलेगा, इन्हें पता चलेगा। 2000 आंखें, जैसे अपन सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं ना, जितने ज्यादा कैमरा उतने ज्यादा वो क्या है, मूवमेंट को कैप्चर करेगा। वैसे इनकी 2000 सीसीटीवी कैमरा, हर कैमरा की इमेज अलग, कहीं भी हल्का सा मूवमेंट होगा, कोई ना कोई आई इनकी क्या करेगी, कैच करेगी। तो सेंसिटिविटी बहुत हाई है, लेकिन वो उस आई के सामने जितना पार्ट होगा वो केवल उतने पार्ट की ही इमेज बनाएगा, जिसकी वजह से इनकी आईज का रिजोल्यूशन कम होता है। सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, रिजोल्यूशन कम होता है। सेंसिटिविटी ज्यादा होने के कारण ये रात में भी आसानी से देख लेते हैं, और इसीलिए ये जो मोज़ेक विजन है ये नाइट विजन यानी नॉक्टर्नल विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाई सेंसिटिव होने की वजह से। साथ ही यहाँ पर बेटा जो ये ऑसिलस दिख रहा है, ये है ऑकुलर स्पॉट। ऑकुलर स्पॉट जो है ये सिंपल आई का वेस्टिजियल फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, सिंपल आई का वेस्टिजियल फॉर्म। ये जो आपको दिख रहा है ऑकुलर स्पॉट, ठीक है, ये ऑकुलर स्पॉट जो दिख रहा है ये सिंपल आई का वेस्टिजियल फॉर्म है, जिसे ऑसिलस बोला जाता है। तो इनका नाइट विजन कैसा होता है, मोज़ेक विजन है, यानी सेंसिटिव इनके विजन जो है मोज़ेक विजन है, नॉक्टर्नल विजन को सपोर्ट करता है। क्यों? इट इज हाई सेंसिटिव एंड हैज लो रिजोल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये डायशियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग होते हैं। यानी डायशियस का मतलब मैं बता दूं बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, यूनिसेक्सुअल होते हैं। डायशियस का मतलब क्या है, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग पाए जाते हैं। पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, वन पेयर सेमिनल वेसाइकल प्रेजेंट होते हैं, एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं। तो जरा हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लें तो हमें क्या क्या दिख रहा है। हमें टेस्टिस दिख रहा है, टेस्टिस जाकर सेमिनल ये वास डिफरेंस में खुल रहा है। वास डिफरेंस बीच में एक जो है मीडियल पार्ट में एक ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट है, उस ग्लैंड में खुल रहा है, और ग्लैंड में ट्यूब्स प्रेजेंट है जिन्हें बोल रहे हैं हम सेमिनल वेसाइकल। ऊपर यहाँ पर पीछे एक और ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे हम फैलिक ग्लैंड बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरह की ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और स्मॉल ट्यूब्यूल्स। फिर यहां से इजैकुलेटरी डक्ट अराइज होता दिख रहा है। फिर यहाँ पर फेलोमियर, ठीक है, फेलोमियर दिख रहा है। फेलोमियर क्या है, ये गोनेपोफाइसिस है। हमने नाम आपको याद होगा, फेलोमियर, हमने गोनेपोफाइसिस कहा था। गोनेपोफाइसिस कई तरह के होते हैं, यानी मेल कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर मेल में पाए जाते हैं, इन्हें फेलोमियर भी बोला जाता है। टिटिलेटर भी इसका एग्जाम्पल है, सूडोपेनिस भी एग्जाम्पल है, ठीक है, एनल स्टाइल भी एग्जाम्पल है। तो इन्हें बोलते हैं गोनेपोफाइसिस। ये मेल कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है, पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात टेस्टिस की। टेस्टिस प्रेजेंट होता है 4th, 5th, 6th सेगमेंट में, 4th से लेके 6th सेगमेंट, फिर 7, 8, 9, 10 सेगमेंट ये दिख रहा है हमें। तो 10 सेगमेंट एब्डोमिनल सेगमेंट की बात है, तो टेस्टिस प्रेजेंट होता है 4th से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। टेस्टिस से एक थिन वास डिफरेंस अराइज होता है जो सेमिनल वेसाइकल तक जाता है। सेमिनल वेसाइकल ओपन होता है इजैकुलेटरी डक्ट में, और वो ओपन होता है मेल गोनोपोर में। अब इनमें खास बात ये है कि जब ये गैमीट बनाते हैं, तो टेस्टिस जो है गैमीट बनाता है और वो आगे रिलीज करता है, तो सेमिनल वेसाइकल में जाता है स्पर्म सेल्स यानी गैमीट, और वो सेमिनल वेसिकल स्पर्म सेल्स को स्टोर करता है।
अब ये एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है जो स्पर्म सेल्स को आपस में चिपका देता है। तो स्पर्म सेल्स आर ग्लूड टुगेदर सेमिनल साइकिल में, और बंडल बनता है उन्हें, जिन्हें स्पर्मेटोफोर्स कहा जाता है। तो जब इनमें से स्पर्म रिलीज होता है तो स्पर्म अलग अलग सेल के फॉर्म में रिलीज नहीं होता, सेल्स के बंडल के फॉर्म में रिलीज होता है, और उसी बंडल को हम स्पर्मेटोफोर कहते हैं। दे आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो जब ये गैमीट रिलीज करते हैं तो पूरे बंडल रिलीज करते हैं, और उन बंडल्स को हम स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं। जैसे मान लो ये स्पर्म सेल्स हैं, ठीक है, स्पर्म सेल्स हैं, और स्पर्म सेल्स को आपस में क्या कर दिया गया, चिपका दिया, और पूरे बंडल रिलीज हो रहे हैं, और इन बंडल्स को कहा जा रहा है स्पर्मेटोफोर्स। ठीक है। फिर एसेसरी ग्लैंड में हमें क्या क्या दिखता है? एसेसरी ग्लैंड में एक मशरूम शेप का ग्लैंड दिखता है 6 to 7 सेगमेंट में। फैलिक ग्लैंड दिख रहा है, मशरूम शेप जो ग्लैंड दिख रहा है उसी की ये स्मॉल और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। फैलिक ग्लैंड दिख रहा है, देयर सिक्रीशन नरिशेस स्पर्म, ये जो सिक्रीशन करते हैं वो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, हमें दो स्ट्रक्चर मिलते हैं, मेल गोनेपोफाइसिस और फेलोमियर्स। कई तरह के होते हैं। काइटिन के बने हुए एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो फीमेल बॉडी को अटैच करने में हेल्प करते हैं, ये मेल ओपनिंग को सराउंड करते हैं। मेल ओपनिंग यानी मेल गोनोपोर को सराउंड करते हैं। काइटिन के बने एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर कहते हैं। टिटिलेटर भी इसी का एक टाइप है, सूडोपेनिस भी इसी का टाइप है। लेफ्ट लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, ये इसी के टाइप है। नेक्स्ट आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की शुरुआत होती है सेकंड सेगमेंट से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, 10th, यहां तक ऐसे। तो अगर हम देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो लार्ज ओवरीज पाई जाती हैं। ये हैं जो येलो कलर की लार्ज ओवरीज आपको दिख रही होंगी, ये और इनमें ब्रांचेस होती हैं जिन्हें ओवेरियोल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओवेरियोल्स। तो दो लार्ज ओवरीज होती हैं, दोनों से अलग अलग ओविडक्ट अराइज होते हैं जो मिलकर कॉमन ओविडक्ट बनाते हैं। स्पर्मेथिका, स्पर्मेथिका पाउच होते हैं। जेनाइटल चैम्बर, यहां पर नीचे आपको दिख रहा है जेनाइटल चैम्बर, ये जेनाइटल चैम्बर है। आपको यहाँ पर ये पाउच दिख रहा है, ये स्पर्मेथिका है। कोलेटरल ग्लैंड, यहाँ पर ये इरेगुलर शेप का जो ग्लैंड, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ट्री जैसा, है ना, ट्री जैसा ये ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? कोलेटरल ग्लैंड। अब जरा इनके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेकेंड सेगमेंट से ही शुरू हो जाता है। तो ओवरी प्रेजेंट होते हैं लेटरल साइड में बॉडी के, सेकेंड से सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट। याद करना, टेस्टिस 4 से 6 था, टेस्टिस कहां से कहां था? 4 से 6, और ओवरीज कहां से कहां होते हैं? 2 to 6। ईच ओवरी इज फॉर्म बाई 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। हर एक ओवरी में 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स होते हैं जिन्हें ओवेरियोल्स कहा जाता है, और हर एक ओवेरियोल में चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। हर एक ओवरी से ओविडक्ट अराइज होता है जो मिलकर कॉमन ओविडक्ट बनाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम में कैसे दिखेंगे? ये लेफ्ट ओविडक्ट, ये राइट ओविडक्ट, दोनों मिलकर बनाते हैं कॉमन ओविडक्ट, और कॉमन ओविडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? वजाइना। ठीक है, लेफ्ट और राइट ओविडक्ट मिलकर कॉमन ओविडक्ट बनाता है। अब पेयर ऑफ स्पर्मेथिका पाउच स्ट्रक्चर है जो 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। और जब गैमीट का ट्रांसफर होगा, यानी मेल गैमीट का ट्रांसफर होगा, तो किस फॉर्म में ट्रांसफर होगा? स्पर्मेटोफोर के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। ठीक है, स्पर्मेटोफोर के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। ये एग्स को फर्टिलाइज करेंगे, और एग्स को फर्टिलाइज करने के बाद एग्स के ऊपर भी एक ब्राउन कलर का कवरिंग बन जाएगा। एग्स के ऊपर भी एक ब्राउन कलर का कवरिंग बन जाएगा।
स्पर्म सेल्स को चिपका दिया था, फर्टिलाइजेशन के बाद एग्स के ऊपर बन जाएगा, जिसे बोलते हैं ऊथिका। ऊथिका का सिक्रीशन कौन करता है? कोलैटरल ग्लैंड। कौन सिक्रीट करता है ऊथिका? कोलैटरल ग्लैंड। तो इनके जो एग्स रिलीज करेंगे ये डार्क रेडिश या ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल के फॉर्म में रिलीज करेंगे। एक एग एक साथ रिलीज नहीं होगा, पूरा का पूरा उसका जो बंडल है, जो कैप्सूल है, वो रिलीज होगा, उसे बोलते हैं ऊथिका। इसकी लेंथ 8 mm के लगभग होगी। एक बार में 9 से 10 ऊथिका रिलीज करेंगे, यानी 9 से 10 बंडल रिलीज करेंगे, और हर एक बंडल में 14 से 16 एग्स होंगे, यानी एक बार में 140 से 160 एग्स ये रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार में 140, यानी अगर 9 to हम 10 ऊथिका मान लेते हैं और 14 से 16 एग्स होते हैं एक ऊथिका में, तो एक बार में कितने एग्स ले करते हैं? 140 से 160। डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लानेटा अमेरिकाना इज पोरोमेटाबोलस। पोरोमेटाबोलस यानी लार्वल स्टेज के थ्रू होता है, जिसे हम निम्फल स्टेज बोलते हैं। अब इस मेटामॉर्फोसिस को पोरोमेटाबोलस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एडल्ट स्ट्रक्चर सेम होता है लार्वा का। एडल्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेम। डिफरेंस केवल होता है नो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी जो लार्वा है वो एडल्ट से देखने में सेम दिखता है, केवल विंग्स नहीं होते, और इंटरनल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते। बाकी बाहर से जो लार्वा है वो देखने में एडल्ट जैसा ही दिखाई देता है। निम्फ लुक्स लाइक एडल्ट, इसी को बोलते हैं पोरोमेटाबोलस। भाई लार्वा है जिसे निम्फ कह रहे हैं, वो एडल्ट के जैसा ही दिखाई देता है, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। अब लार्वा का साइज इंक्रीज होता है तो वो पुराने एक्सोस्केलेटन को शेड करता है, जिसे मोल्टिंग कहा जाता है। तो लार्वा से एडल्ट बनने में टोटल 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है। कितने टाइम्स? 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है टू रीच टू एडल्ट फॉर्म। किस फॉर्म में रीच करने में? एडल्ट फॉर्म में पहुंचने में। द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग स्पैड। अब समझो, टोटल 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है तब एडल्ट बनता है। नेक्स्ट टू लास्ट यानी 12 मोल्टिंग के बाद, 12 मोल्टिंग के बाद विंग्स पैड बनते हैं, और वही विंग्स पैड 13 मोल्टिंग के बाद वहीं पर विंग्स डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप हो जाते हैं? विंग्स। ओनली एडल्ट कॉकरोच हैज विंग्स। केवल और केवल एडल्ट कॉकरोच में ही विंग्स पाया जाता है। लार्वा या निम्फ स्टेज में विंग्स नहीं होता। आखिरी मोल्टिंग में विंग्स बनता है, सेकेंड लास्ट मोल्टिंग में विंग्स पैड डेवलप होते हैं। याद रहेगा। यहां पर मैं एक डायग्राम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे इंसेक्ट्स में मोल्टिंग होती है। ठीक है, ये पुराना एक्सोस्केलेटन है, ये पुराना एक्सोस्केलेटन है जिसको शेड करके ये नया एनिमल इसमें से बाहर आ रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मोल्टिंग। फिर आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कॉकरोच पे। कॉकरोच के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो भाई फायदा तो इनसे कुछ नहीं होता, जो भी है नुकसान ही होता है। फूड डिस्ट्रॉय करते हैं, फूड को कंटेमिनेट करते हैं। ठीक है, फूड डिस्ट्रॉय करते हैं, फूड को कंटेमिनेट करते हैं, याद रखना है। और स्मेली एक्सक्रीटा रिलीज करते हैं, जिससे फूड खराब होता है और कंटेमिनेट होता है। ये बैक्टीरियल डिजीजेस को ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन ये किसी का वेक्टर नहीं है बेटा, ये आप बात याद रखना। हालांकि एनसीईआरटी में लिखा है वेक्टर फॉर डिजीजेस। वेक्टर फॉर डिजीजेस सही शब्द नहीं है। डिजीजेस को फैलाते हैं, जैसे हाउस फ्लाई फैलाता है, बॉडी सरफेस से फैलाता है, कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, ये ट्रांसमिट करते हैं। वेक्टर होने के लिए दो चीजें होना जरूरी है, होस्ट और कैरियर, दोनों होना चाहिए। तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी जरूरी है लाइफ साइकिल रन करने के लिए, उसे हम बोलते हैं होस्ट, और जो फैलाए वो कैरियर है। तो ये केवल ट्रांसमिट करते हैं, पैथोजन की लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए इनकी जरूरत नहीं होती, तो इसीलिए ये ट्रांसमिट बैक्टीरिया होते हैं। इनको वेक्टर मत कंसिडर करना। जैसे हम एनाफ्लीज मॉस्किटो में पढ़ते हैं, एनाफ्लीज मॉस्किटो मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए जरूरी है, तो वो वेक्टर है। ये जरूरी नहीं है, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज वेक्टर।
ये इनकी क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो ये था बच्चों इसको लेकर, कॉकरोच को लेकर। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं और ये अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा कहाँ, जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में, और उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँ। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। कौन सा टॉपिक, कॉकरोच। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग शुरू करेंगे और कंप्लीट करेंगे फ्रॉक। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्रॉक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड